Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, we will have a discussion on issuance and recording of materials. In our last lectures, we have discussed material purchase procedure, and we will revise this material purchase procedure. I will share with you detailed flow chart of material purchase procedure along with the documents और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से हम लोग इश्यूएंस और रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स की भी बात करेंगे आज, और उसमें भी जो मटेरियल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग जो है वो आज के लेक्चर के अंदर कुछ जो कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस हैं हमारे मटेरियल्स इश्यूएंस के हवाले से, उसके वक्त जो हम लोग कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस को जो कंसीडर करते हैं उसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्लाइड्स शेयर करता हूं ताकि मैं आप लोगों के साथ जो डिटेल फ्लो ऑफ कॉस्ट परचेजिंग है, सॉरी मटेरियल परचेजिंग है और मटेरियल इश्यूएंस है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकूं। आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल परचेज प्रोसेस है उसका एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट क्या हो सकता है। जो मैंने आपसे पिछली क्लास में कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन की थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो है वो परचेज प्रोसेस के दौरान में बनाते हैं और वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डिस्कस किए थे। मैं उनकी कॉपी जो है वो आप लोगों को एक एक जो डिटेल्ड कॉपी है एक और फॉर्मेट के साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और फिर हम लोगों ने एक प्रिसाइज सा फ्लो चार्ट भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि हम लोग मटेरियल परचेज करते हुए उन चीजों को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं एक मटेरियल के परचेज के हवाले से, वो सबसे पहले होता है जी स्टोर कीपर। अब स्टोर कीपर की जिम्मेदारी क्या है कि उसने एक तो मटेरियल को देखना है कि वो शॉर्ट नहीं होगा, फिर उसकी मटेरियल की जो भी प्रॉपर सेफ गार्ड है उसको उसने इंश्योर करना होता है, और टाइमली जो मटेरियल की परचेज है उसको इनिशिएट करना होता है। और मटेरियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक स्टोर कीपर अपने पास मेंटेन रखता है रिकॉर्ड्स, उसमें से जो मटेरियल के लिए मटेरियल लेजर कार्ड कहते हैं उसको, जो स्टोर कीपर अपने पास डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें वो मटेरियल की पूरी एंट्रीज करता है, उसकी पूरी जो है वो रिकॉर्ड रखता है, उसको कहते हैं मटेरियल लेजर कार्ड। और इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो एक डिस्कशन की थी कि व्हाट इज द राइट टाइम एंड द व्हाट इज द राइट क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल्स, तो उसमें हमने कहा जी उसका रीऑर्डर पॉइंट हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेक करते हैं। तो याद रखिए कि हर एक मटेरियल का ऑर्डर पॉइंट होगा, हर एक मटेरियल का ईओक्यू होगा। तो वो जो उसका मटेरियल लेजर कार्ड होता है उसके ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इस मटेरियल का जो ऑर्डर पॉइंट कौन सा है, मीन उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, और फिर उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि इसका ईओक्यू क्या है, मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर मटेरियल की। तो वो भी उसके मटेरियल लेजर कार्ड के ऊपर जो है वो ऊपर हेडिंग्स के अंदर जो है वो लिखा होता है। मैं उसकी भी आपके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। उसका एक फॉर्मेट होता है, जरूरी नहीं है कि वही वाला फॉर्मेट हो, हर कंपनी अपने तरीके से भी उसका फॉर्मेट बना सकती है। मैं आपको किताब में से यहाँ पे शो करा दूंगा कि उसका डॉक्यूमेंट की शेप क्या होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा इन्वॉल्व होता है मटेरियल परचेज के अंदर उसको हम कहते हैं परचेजिंग एजेंट और परचेज मैनेजर और परचेज डिपार्टमेंट और परचेजर, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। और तीसरा जो बंदा होता है जो उसको मटेरियल की रिकॉर्डिंग के हवाले से या उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से काम करता है, दैट इज अकाउंट डिपार्टमेंट। वो उसके सारी की सारी मटेरियल्स की जो भी हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना रहे होते हैं, उसकी वो प्रॉपर से अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता है, उनकी जर्नल एंट्रीज करता है, उसके लेजर अकाउंट्स बनाता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। प्लस इसके अलावा जो है वो मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसको जो मटेरियल को रिसीव करता है और वो रिसीव करके एक रिपोर्ट बनाता है जिसको हम लोगों ने पिछली दफा डिस्कस किया था, दैट इज रिसीविंग रिपोर्ट। वो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर कर चुका हुआ हूँ, आप लोग जो उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनकी शेप क्या होती है, वो किस तरीके से उसको बनाते हैं और उसके लिए सारा कुछ।
और फिर उसके बाद एक सप्लायर होता है जो कि जिसको हम लोग परचेज ऑर्डर जो है वो सेंड करते हैं और उसके ऊपर जो वो हमें वो मटेरियल सप्लाई करता है। और अकाउंट डिपार्टमेंट के बाद एक ट्रेजर ऑफिस होता है। ट्रेजरी ऑफिस क्या होता है? जो कि पेमेंट करता है। अच्छा, अकाउंटेंट और होता है, ट्रेजरर और होता है। अकाउंटेंट जो होता है वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग करता है, ट्रेजरर उसके चेक बनाता है, उसकी पेमेंट करता है। इज इट क्लियर? तो ये दो अलग अलग से बंदे होते हैं। अब आप जरा गौर करें, 1 2 3 4 और 5 लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के परचेज प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 स्टोर कीपर, नंबर 2 परचेजर, नंबर 3 रिसीविंग क्लर्क, नंबर 4 अकाउंटेंट, नंबर 5 ट्रेजरर। इज इट क्लियर? तो ये 5 ऑफिसेज होते हैं जो कि एक परचेज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये एक परचेज के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और उनका फ्लो क्या होता है। अच्छा जी, स्टोर कीपर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है क्योंकि उसके ऊपर मटेरियल लेजर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसका रीऑर्डर लेवल क्या है, इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। अच्छा, अब वो जब उसका रीऑर्डर लेवल पहुंच जाता है तो वो एक डॉक्यूमेंट इनिशिएट करता है जिसको हम कहते हैं परचेज रेक्विजिशन। परचेज रेक्विजिशन से वो किसको भेजता है? परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रेक्विजिशन। परचेज रेक्विजिशन की वो 2 कॉपीज बनाता है, एक वो अपने फाइल में लगाने के लिए और एक कॉपी वो क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है कि भाई मुझे ये मटेरियल चाहिए। गॉट इट जी? 2 कॉपीज बनाता है, परचेज रेक्विजिशन की 2 कॉपीज बनाता है, एक अपनी फाइल में लगाने के लिए, अपने पास रखने के लिए, और एक एविडेंस के तौर पे किसको भेजने के लिए? परचेज डिपार्टमेंट को। जब परचेज डिपार्टमेंट को वो परचेज रेक्विजिशन मिलती है तो जिसका काम क्या है परचेज डिपार्टमेंट की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, बड़ा छोटा लिखा हुआ है। आप इसके पास जब आप इसको आपको मैं फाइल दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, इसको व्यू जरा लार्जर करके। कि एक तो वो क्या करता है कि उसके पास सप्लायर का इल्म होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ पे सप्लायर्स हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का मटेरियल अवेलेबल होता है। मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, मार्केट के रेट्स क्या हैं ये उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी जो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना उसकी जिम्मेदारी होती है। मटेरियल के जो जो आप समझ लें कि मेंटेन्स लिमिटेड ऑर्डर सॉरी अनफिल्ड फाइल्ड ऑर्डर फाइल, एक अनफाइल्ड ऑर्डर फाइल भी वो बनाता है। वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे वो किस तरीके से प्रिपेयर करता है। और प्रिपेयर डिसबर्समेंट वाउचर्स, और डिसबर्समेंट वाउचर बनाता है। मीन जब परचेज कंप्लीट हो जाती है तो जाहिर उसके पैसे पे करने हैं, तो वो पैसे कितने पे करने हैं तो वो उसका वाउचर बनाता है। ये तमाम उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो आप लोग अगर परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि परचेजर क्या क्या काम करता है। ओके, अब इसके बाद परचेजर जो है वो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रेक्विजिशन वो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करता है। परचेज ऑर्डर की वो 5 कॉपीज बनाता है। कितनी कॉपीज? 5। नंबर 1, पहली कॉपी वो सप्लायर को भेज देता है, जो मेन कॉपी होती है उसकी। उसके आगे जो कार्बन कॉपीज होती हैं जो नीचे उसके अटैच होती हैं, 2 कॉपीज वो अपने पास रख लेता है, एक अनफाइल्ड फाइल के लिए और एक अपने पास अपने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए। 2 कॉपी उसने रखनी है। जब ये पूरा परचेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो पूरी एक फाइल बना के उसके नीचे डॉक्यूमेंट लगा के सारे के सारे किसको भेजेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट को, ताकि अकाउंटेंट उसकी एंट्री कर सके। उससे पहले पहले तक ये सारा रिकॉर्ड किसने अपने पास रखना है? परचेजर ने। तो इसलिए ये 2 कॉपीज बनाता है और 2 कॉपीज करता क्या है? ओपन परचेज ऑर्डर फाइल, और एक परचेज ऑर्डर फाइल ओपन करता है, एक फाइल नहीं बनाता है, उसके अंदर वो वाली 2 कॉपीज लगा देता है, साथ ही वो परचेज रेक्विजिशन की भी कॉपी लगा देता है। गॉट माय पॉइंट जी? जी जी, मेन कॉपी जो टॉप वाली है वो इसलिए है कि उसको जरा वाजे तौर पे हो, पता हो कि भाई ये ओरिजिनल कॉपी उसको भेजी गई है। वो भी तो बिल भेज रहा है, ऑफ कोर्स वो उसके नतीजे में बिल भेजेगा, वो हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है कि नहीं।
जो मेन कॉपी होती है ना, पहली कॉपी 1 2 3 4 5 कॉपीज है ना, तो फर्स्ट कॉपी जो होती है वो किसको भेजी जाती है? सप्लायर को। क्योंकि नीचे वाली कॉपीज में हो सकता है थोड़ी बहुत मिसिंग हो सकती है या कोई इंफॉर्मेशन, आजकल तो वैसे ही कंप्यूटराइज्ड दौर है, आजकल तो वैसे ही मैनुअल कॉपी जाती नहीं है, आजकल तो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ही मूव करती है, तो इसलिए वो वाला इशू नहीं है कि कौन सी कॉपी किसको जा रही है। ये तो हम बात करें मैनुअल सिस्टम के अंदर, कि जब आप लोग, अब आप देखो जरा, आप जब परचेज करते हो किसी भी जगह से, तो आप क्या करते हो? बिल बनता है, तो बिल की आगे 2 3 कॉपीज बनती हैं, तो ऊपर वाली कॉपी किसको दी जाती है? कस्टमर को। फॉलो करें बात को? तो इसी तरीके से जब आप इसकी मैनुअल कॉपी बनाते हैं तो पहली कॉपी किसको भेजी जाती है? सप्लायर को, ताकि सप्लायर को पता हो, सही साफ लिखा हुआ मिले कि उसने क्या भेजना है। हाँ, ओके। अब उसके बाद ये 5 कॉपीज में 2 कॉपीज वो अपनी फाइल में लगा लेगा, और जब भी वो एक परचेज इनिशिएट करेगा तो एक फाइल ओपन कर लेगा, उसके अंदर वो 2 कॉपीज लगा देगा, और साथ ही परचेज एक्विजिशन की जो उसको कॉपी मिली थी वो भी लगा देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? अच्छा, इसके बाद वो क्या करेगा कि एक कॉपी वो भेज देगा स्टोर कीपर को, कि भाई आपने जो मुझे रेक्विजिशन दी थी इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है? ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और एक कॉपी वो भेजेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट को, और रिसीविंग डिपार्टमेंट को जो कॉपी भेजेगा वो कौन सी होगी? ब्लाइंड कॉपी होगी। इज इट क्लियर? तो ये 5 कॉपीज बनेगी। अब ये वाली कॉपी किसके पास चली गई है? वेंडर को चली गई है। वेंडर क्या करेगा? माल को पैक करेगा और माल जो है वो डिस्पैच कर देगा, और उसके साथ ही 2 कॉपीज इनवाइस की बना के भेजेगा, बिल की 2 कॉपीज इनवाइस भेजेगा। वो 2 कॉपीज इनवाइस इसलिए भेजेगा कि एक कॉपी उसने भेजनी है पूरी फाइल बना के अकाउंट डिपार्टमेंट को, और एक कॉपी उसने अपने रिकॉर्ड में भी लगानी है कि जो मैंने परचेज ऑर्डर किया था उसके अगेंस्ट ये वाली जो है वो क्या मिली है? मुझे इनवाइस मिली है, जो उसके अपने परचेज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में रहेगी। तो इनवाइसेस 2 कॉपीज आती हैं, अपने पास वो एक कॉपी रखेगा, तीसरी कॉपी जो अपने पास रखेगा ना, वो तो उसके अपना रिकॉर्ड है ना सप्लायर का। हम तो अपनी तरफ की बात कर रहे हैं कि हमें बीइंग अ परचेजर हमें क्या डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो हमें बीइंग अ परचेजर क्या मिलेंगी? इनवाइस की 2 कॉपीज मिलेंगी, और दोनों कॉपीज कहाँ मूव कर जाएंगी? परचेजर के पास। और वो जो परचेजर ने एक फाइल ओपन की थी जिसमें वो परचेज का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, वो उसमें वो वाली दोनों कॉपीज जो है वो उसमें लगा दे। अकाउंटेंट के पास अभी कुछ नहीं गया। अकाउंटेंट के पास जब ये परचेज कंप्लीट हो जाएगी, ओके की रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर वो आगे अकाउंट की तरफ भेज देगा। सबकी एक एक कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी निकाल के अकाउंट को भेज देगा, एक एक कॉपी अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसने अपने पास कितनी रखी है? 2 कॉपीज रखी हैं। ये इसी वजह से वो एक एक कॉपी जो है वो 2 रख रहा है, एक अपने पास रख लेगा रिकॉर्ड के लिए और एक आगे शिफ्ट कर देगा जब ये परचेज कंप्लीट हो जाएगी। जब वो ऑर्डर है जी, क्वांटिटी भी लिखी है, प्राइस भी लिखी है। प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कंपनी की, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात की बातें हैं। अच्छा, जो भी उसने पहले निगोशिएट करना है ना उसके साथ, कि भाई मुझे आप कितने का माल दोगे, कितनी उसकी प्राइस होगी, ये सारा कुछ वो पहले से निगोशिएट करेगा। तो ये जब भी ऑर्डर करेगा तभी करेगा ना जब उसको वो टर्म्स एंड कंडीशन कबूल होगी। तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसके मुताबिक ही वो परचेज ऑर्डर बना के भेजेगा। तभी तो वो वेरीफाई करेगा कि मैंने परचेज ऑर्डर में कितनी प्राइस लिख के भेजी थी और उसने कितनी लगा के भेजी है। ऑफ कोर्स वो तो हर एक जगह पे मौजूद होता है। वो ऑफ कोर्स परचेज डिपार्टमेंट ही वहां पे एडजस्टमेंट करेगा ना, बिकॉज उसी ने ही वाउचर बना के भेजना है अकाउंट डिपार्टमेंट को, भाई अब इसको पेमेंट करा दो। मतलब जो एडजस्टेड वो अकाउंट डिपार्टमेंट पे जाएगा, जो फाइनल हो जाएगी कि भाई अब ये सारी इसमें से रिटर्न भी हो गई, डैमेज माल भी निकल गया, सारा कुछ हो गया, अब इतने पैसे पे करने हैं इसको, नेट अमाउंट जो भी। इज इट क्लियर? हमने डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम भी पढ़ा था, ये सारी चीजें इस फाइल में एडजस्ट होंगी। फॉलो करें बात को? क्योंकि अकाउंटेंट के पास फाइनल डॉक्यूमेंट जाएगा, अकाउंट नहीं करेगा हर बात के ऊपर एडजस्टमेंट, ये अब माल आ गया, अच्छा इसमें से खराब हो गई चीजें, अब ये फिर दोबारा से एंट्री कर दो ना।
वो कहेगा पूरी परचेज कंप्लीट कर लो, फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट भिजवा दो, मैं उसकी एंट्री कर दूंगा। गॉट इट? ओके, जब इसके पास इनवॉइस मिल जाएगी और वो इनवॉइस क्या करेगा, उसके साथ फिर वो अपने पास रखेगा इनवॉइस को भी, 2 कॉपीज इनवॉइस की, 2 कॉपीज परचेज ऑर्डर की। अब उसके बाद क्या आएगा, माल किसके पास चला गया, रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास। इनवॉइस किसके पास चली गई, परचेजर के पास। परचेजर के पास इनवॉइस जाती है और चीजें किसके पास चली जाती हैं, रिसीविंग डिपार्टमेंट। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाएगा क्या, रिसीविंग रिपोर्ट। अब जो जो रिसीविंग रिपोर्ट बनाएगा उसकी भी 2 कॉपीज वो किसको भेज देगा, परचेजर को, परचेज डिपार्टमेंट को। इसकी भी 2 कॉपी भेज रहा है वो, 6 हो गई ना उसके पास। अब उसमें से उसने एक एक कॉपी उतार के फाइल बना के आगे अकाउंट को भेजनी है जब ये परचेज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? ओके, अब ये बनाएगा रिसीविंग रिपोर्ट की 4 कॉपीज, रिसीविंग क्लर्क, रिसीविंग डिपार्टमेंट, ये 4 कॉपीज बनाएगा, एक अपनी फाइल में रखेगा, एक स्टोर कीपर को भेज देगा, 2 कॉपीज किसको भेजेगा। अब जो स्टोर कीपर है उसको उसने चीजें चेक कर ली, अपनी रिपोर्ट बना ली, उसने कहा कितनी डैमेज है, कितनी उसने उसकी क्वांटिटी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, सारा उसने रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट को उसने चीजों के साथ लगाया और शिफ्ट किसको कर दिया, स्टोर रूम को। स्टोर रूम को 1 कॉपी भिजवा दी, 2 कॉपीज उसने अपनी रिपोर्ट की किसको भेज दी, परचेज डिपार्टमेंट को, और 1 कॉपी उसने अपने पास अपनी फाइल में अपने रिकॉर्ड के लिए रख ली कि भाई मैंने ये वाला काम किया था। ओके जी, अब स्टोर में चीजें कहां पहुंच गई हैं, स्टोर में, और स्टोर वाले को जब चीजें मिलेंगी अलोंग विद रिसीविंग रिपोर्ट एंड अलोंग विद परचेज ऑर्डर कॉपी, परचेज ऑर्डर कॉपी पहले ही उसके पास है, फिर अपनी वो परचेज ऑर्डर की कॉपी के साथ रिसीविंग रिपोर्ट को क्या करेगा, मैच करेगा, और जब वो मैच करेगा और फिर अपनी एंट्री करेगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिसका नाम क्या है, मटीरियल लेजर कार्ड। इज इट क्लियर? मटीरियल लेजर कार्ड के ये आज हम मटीरियल लेजर कार्ड बनाना सीखेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमने मटीरियल लेजर कार्ड बनाना सीखना है। क्लियर है जी? ओके, अब दूसरी तरफ पे चले जाते हैं। ये समझ ले कि ऐसा ही है जैसे एक फिल्म चल रही है और उसके डिफरेंट सीन्स हैं। तो अब हमने कहा जी यहां से रिसीविंग रिपोर्ट की 2 कॉपीज, परचेज ऑर्डर की 2 कॉपीज, इनवॉइस की 2 कॉपीज, ये 6 कॉपीज बन गई। ये तीनों डॉक्यूमेंट बन गए। अब उसने क्या करना है, इन तीनों डॉक्यूमेंट को मैच करना है। मैंने ऑर्डर क्या दिया था, मुझे इनवॉइस क्या मिली है, और मुझे जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसने रिपोर्ट क्या दी है, क्या एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें पूरी हैं। अगर उसने कहा नहीं जी पूरी नहीं है, ये वाली चीजें वापस भिजवानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम बनाएगा और वापस भेज देगा। अब वो नेट ऑफ करके फिर क्या करेगा, एक एक कॉपी साथ लगाएगा और उसके ऊपर एक डिस्पर्समेंट वाउचर बनाएगा, एक पेमेंट वाउचर बनाएगा कि भाई इस पार्टी से हमने ये चीजें मंगवाई थी, इसने भेज दी हैं, हमारे रिसीविंग डिपार्टमेंट ने ओके की रिपोर्ट भी दे दी है, इनके एविडेंसेस साथ लगे हुए हैं, ये इनको हम लोगों ने क्या करना है, पे करना है। वो पेमेंट वाउचर बनाएगा और किसको भेज देगा, पेमेंट डिपार्टमेंट को, अकाउंट डिपार्टमेंट को। और जब डिस्पर्समेंट वो टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को डिस्पर्समेंट वाउचर मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करेगा। तो हर एक अकाउंट डिपार्टमेंट ने एक वाउचर रजिस्टर बनाया होगा, एक रजिस्टर बनाया होगा जिसके अंदर वो लिखेगा कि कौन कौन सी परचेजेस हुई थी और कौन कौन सी हमारे पास पेमेंट रिक्वेस्ट आई थी जो मैंने आगे पेमेंट करनी है या रिकॉर्ड रखना है उसका या रिकॉर्ड करना है उसको, वो उसके अंदर जो है वो उसकी एंट्री कर देगा। इसको हम कहते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में वो क्या करेगा, वाउचर पेएबल डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट को क्या कर देगा, सॉरी वाउचर पेएबल क्रेडिट और मटेरियल्स अकाउंट को डेबिट कर देगा। उसने कहा जी मटेरियल हमने खरीदा है, मटेरियल क्या होगा, डेबिट, और अकाउंट्स पेएबल चूंकि उसने क्रेडिट करना थे तो उसने वो क्या किया, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया और उसके साथ ही उसने दूसरी भी एंट्री कर दी, वाउचर पेएबल क्रेडिट मीन। अब इसकी हमने क्या करनी है,
पेमेंट की एंट्री करनी है। तो उस अकाउंट के अगेंस्ट उसने वो वाउचर बना के फॉरवर्ड कर दिया, वो वाला वाउचर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा ट्रेजरी डिपार्टमेंट को। अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट उसको अपने पास रिकॉर्ड रख लेगा और फिर टर्म्स ऑफ परचेज के मुताबिक मीन 2, 10 नेट 30 तो टर्म्स ऑफ पेमेंट थी ना, तो हमने कहा जी जब हमने इसकी पेमेंट करनी है, डिस्काउंट अवेल करनी है या नहीं करनी है, ये कंपनी का फैसला है। तो जब भी उसकी अकाउंट वो वाली डेट आएगी, उस डेट को वो क्या करेंगे, चेक बनाएंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको अनपेड वाउचर की फाइल में लगा देगा। जब उसकी डेट आएगी तो उस डेट को वो चेक बनाएगा, चेक वो डिस्पैच कर देगा सप्लायर को, सप्लायर को चेक मिल गया, वो अपना चेक कैश करा लेगा और अकाउंटेंट जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो उसकी एंट्री कर देगा। वो क्या करेगा जी, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और वाउचर पेएबल जो उसको मिला था उसको वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। इज इट क्लियर जी? इस तरीके से ये वाली ट्रांजैक्शन जो है या परचेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन से इन्वॉल्व होंगे, इसमें जो रिकॉर्ड रखने के लिए यूज होगा, रिकॉर्ड दैट इज इन मटेरियल लेजर कार्ड। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, एक होगा जी वाउचर रजिस्टर, ये वाउचर बना के इसको भेजेगा, वाउचर रजिस्टर, और दूसरा होगा जर्नल लेजर। जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, मटेरियल का अकाउंट होगा या अकाउंट्स पेएबल का या वाउचर पेएबल का अकाउंट होगा, और इसके पास जब आएगा तो ये अपने अनपेड वाउचर की फाइल में उसको लगा देगा। ये उस वक्त तक उस फाइल में ये डॉक्यूमेंट लगा रहेगा जब तक कि उसका टाइम ऑफ पेमेंट नहीं आ जाता। तो जिस दिन उसकी टाइम ऑफ पेमेंट होगी वो उस दिन उसको निकालेगा और उसका चेक बनाएगा और उस दिन का चेक जो है वो आगे पार्टी को फॉरवर्ड कर देगा, या हो सकता है उसी दिन ही वो वाला चेक बनाए और पार्टी को फॉरवर्ड कर दे, वो उस दिन अपना कैश करा लेगा, उसके ऊपर डेट वो वाली मेंशन कर देगा और उसको वो प्रॉपर अपने लेजर अकाउंट के अंदर जो है वो क्या करेगा, चेक रजिस्टर के अंदर क्या कर देगा, पेमेंट रजिस्टर के अंदर या पेमेंट जो जर्नल है उसके अंदर जो है वो उसकी प्रॉपर से एंट्री कर देगा। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस ऑफ मटेरियल्स। इस तरीके से हम लोग इनको रिकॉर्ड करते हैं और इनको जो है वो हम जो है वो अपने पास लिखते हैं या फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट को समझते हैं। अब अगली बात आ जाती है, जो मटेरियल तो हमने परचेज कर लिया, अब ज़ाहिर है उस मटेरियल को क्या करना है, यूज। अब यूज ऑफ दैट मटेरियल कब इनिशिएट होगा, यूजेज ऑफ मटेरियल जाहिर है फैक्ट्री में करना है। किसको जरूरत होगी उस मटेरियल की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है, सुपरवाइजर, या वो जॉब सुपरवाइजर हो सकता है या डिपार्टमेंट सुपरवाइजर हो सकता है या फिर वो फैक्ट्री सुपरवाइजर हो सकता है। इज इट क्लियर? फैक्ट्री को जब भी माल की जरूरत पड़ेगी तो वो स्टोर कीपर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई हमारे पास ये वाला ऑर्डर आ गया है, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, हमें ये मटेरियल भेज दो। वो एक पूरी रेक्विजिशन बना के भेजेंगे कि भाई ये हमें मटेरियल चाहिए। मीन पंखे बनाने वाली फैक्ट्री है तो ज़ाहिर उनको 100 पंखे बनाने का ऑर्डर आ गया, तो उन्होंने कहा जी 100 पंखों के लिए कैपेसिटर चाहिए, 100 पंखों के लिए पंखे के पार्ट चाहिए, 100 पंखों के लिए मोटर चाहिए, 100 पंखों के लिए वाइंडिंग चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो वो क्या करेगा, स्टोर को ये पूरी लिस्ट बना के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर भिजवा देगा। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं मटीरियल रेक्विजिशन। याद रखिएगा, बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज कर जाते हैं दो रेक्विजिशंस को। एक होती है परचेज रेक्विजिशन, एक होती है मटीरियल रेक्विजिशन। परचेज रेक्विजिशन होती है जो स्टोर कीपर बनाता है और किसको भेजता है, परचेजर को। और दूसरी होती है मटीरियल रेक्विजिशन, वो जॉब सुपरवाइजर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है और किसको भेजता है, स्टोर कीपर को, ताकि वो वाला ये वाला माल क्या करे, इशू कर दे उनको। इज इट क्लियर जी? इसकी दो कॉपीज वो बनाता है, एक वो स्टोर कीपर को स्टोर रूम में भेज देता है और एक किसको, अपने फाइल में लगा देता है अपने रिकॉर्ड के लिए। ओके, अब स्टोर कीपर उसके नतीजे में क्या करेगा, स्टोर कीपर वो सारा माल निकालेगा और फैक्ट्री में भिजवा देगा और साथ ही उसकी एंट्री करेगा। अब स्टोर कीपर के पास एंट्री करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है, मटीरियल लेजर कार्ड।
अब मटेरियल लेजर कार्ड में जब भी मटेरियल आएगा वो भी उसमें एंटर होगा, और जब मटेरियल इशू जाएगा तभी भी उसमें एंटर होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए वो मटेरियल लेजर कार्ड में उसकी एंट्री करेगा और वो उसको भिजवा देगा। और यही वाला जो मटेरियल रिक्विजिशन है वो क्या करेगा, उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे के साइन करके उसकी जो भी चीजें होंगी वो आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट को। अब अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी एंट्री करेगा। अब वो एंट्री कहां कहां पे करेगा, वो ये देखेगा अच्छा ये वाला जो मटेरियल उसने इशू किया है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। वो मटेरियल जो उसने इशू किया है वो क्या है, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मीन क्या वो किसी डिपार्टमेंट में लगना है या किसी स्पेसिफिक जॉब पे लगना है, वो डायरेक्ट मटेरियल होना है या कि इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब स्टोर में सर्फ भी पड़ा हुआ है, स्टोर में किल काबले भी पड़े हुए हैं, सही है कि नहीं। अब वो इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, लेकिन स्टोर के अंदर पंखे के अंदर इस्तेमाल होने वाली वाइंडिंग भी पड़ी हुई है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। ऑफ कोर्स रिक्विजिशन के ऊपर लिखा होगा कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, और ये फैसला अकाउंटेंट करेगा कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। या उस रिक्विजिशन में लिखा होगा कि ये हमें फैक्ट्री के लिए चाहिए और ये हमें इस जॉब के लिए चाहिए। तो जब भी वो जॉब को इशू होगा मटेरियल, वो क्या होगा, डायरेक्ट। और जब वो किसी डिपार्टमेंट में जर्नल यूज के लिए होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट मटेरियल होगा उसको अकाउंटेंट एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको हम कहते हैं जॉब कॉस्ट शीट। हमने जब कॉस्ट सिस्टम्स पढ़े थे और कॉस्ट सिस्टम में हमने कहा था कि कॉस्ट सिस्टम क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये कॉस्ट एक्यूमुलेशन हो रही है। हमने कहा एक जॉब को जो जो लगने वाली कॉस्ट है वो हम लोग एक सफे पे लिखते जाएंगे और उस सफे का नाम क्या है, जॉब कॉस्ट शीट। हर एक जॉब की एक अलहदा से शीट बनेगी, हर एक जॉब का एक अलहदा से रिकॉर्ड बनेगा, उस रिकॉर्ड का नाम क्या होगा, जॉब कॉस्ट शीट। तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल किस में ऐड करते जाएंगे, जॉब कॉस्ट शीट में। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम लोग एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट बनाते हैं। अगर एक ओवरऑल फैक्ट्री के लिए हम लोग इकट्ठे खर्चे हैं तो हम फैक्ट्री ओवरहेड शीट बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड इकट्ठे करते हैं या अलग अलग रखते हैं, मीन असेंबली डिपार्टमेंट के अलग कर लिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट के अलग कर लिए, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अलग कर लिए, तो तब हम लोग फिर क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट बनाएंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट वो बनाता है, तो इसके अंदर उसने वो क्या कर देनी है, रिकॉर्ड रख लेना। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, उसको पता चले कि इस जॉब पे क्या क्या चीजें लग गई हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करता है, वो कहता है यार इस मकान को मैंने इतनी बजरी भेज दी है, इतनी रेत भेज दी है, इतनी मैंने सरिया भेज दिया, इतना सीमेंट इशू हो गया है, इतना सारा कुछ वो मटीरियल लगाए हैं, तो मैं लिखूंगा ना इस मकान के ऊपर इतना 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 मटीरियल लग गया है, ताकि मेरे पास क्या रहे, एक प्रॉपर कॉस्ट आ जाए उस पर्टिकुलर जॉब की। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। और अगर हमारे पास एक ऐसा खर्चा है जो जर्नल है, नहीं समझो बात, कि मिसाल के तौर पे उसने कहा जी मैंने सुबह मजदूरों को घर से पिक करना है और मजदूरों को घर से पिक करके हर एक साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ड्रॉप करना है। बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसे ही करती हैं। अब स्टोर से उसने क्या करवाया है, उसने पेट्रोल इशू करवाया है गाड़ी में डालने के लिए। अब वो पेट्रोल किसको चार्ज करेगा, पहली साइट को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, किसको करेगा, किसी को भी नहीं, एफओएच को। अब एफओएच किसके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के। इज इट क्लियर? तो वो फिर जो पेट्रोल इशू होगा वो किस डिपार्टमेंट की ओवरहेड शीट में लिखा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की। तो इस तरीके से हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट भी बनाते हैं। जब मैं आपको ओवरहेड का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चीज के ऊपर, वो कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हम कैसे उसमें एंट्री करते हैं, कैसे उसमें से प्लस माइनस करते हैं, कैसे हम लोग उसकी जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को उस वक्त समझाऊंगा। अभी हम लोग जो है इसको अभी समझ लें कि वो दो डॉक्यूमेंट बना रहा होता है, एक जॉब कॉस्ट शीट और एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट। अच्छा, ये तो उसने कॉस्ट को इकट्ठा करने के लिए, एक समरी बनाने के लिए उसने रख लिया है, लेकिन अकाउंटेंट का मकसद तो जर्नल एंट्रीज करना होता है।
हमने तो आज तक यही देखा कि अकाउंट क्या करता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर बनाता है, जर्नल बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए फिर वो एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट भी रखता है, जो सारे खर्चों को इकट्ठा से क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं और लेजर बनाता है। तो उसके लिए जब भी उसके पास वो इश्यूएंस स्लिप आएगी या जो भी मटेरियल रेक्विजिशन जो इशूड होगा वो जब आएगा तो वो फिर मटेरियल रेक्विजिशन जर्नल में एंट्री करेगा। दिस इज स्पेशल जर्नल। दो तरह के जर्नल होते हैं, एक होता है जर्नल जर्नल और एक होता है जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे सेल की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, परचेज की। इसी तरीके से मटेरियल इश्यूएंस की भी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए वहां पे वो मटेरियल रेक्विजिशंस का एक अलग सा ही किताब बनाएगा, उसको हम कहते हैं मटेरियल रेक्विजिशन जर्नल या मटेरियल जर्नल। स्पेशल जर्नल है ना, जिसमें सिर्फ मटेरियल रेक्विजिशंस की एंट्री होगी। अब उसमें दो चीजें डेबिट होनी है, कौन कौन सी, मटेरियल जब डायरेक्ट इशू होगा तो क्या होना है, डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या डेबिट होना है, FOH, और क्रेडिट क्या होना है, तो यही देखे 3 कॉलम बने हुए हैं। हमें फिर उस तरीके से डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता, हम लोग डेट डालते हैं और आगे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल के जॉब नंबर लिख के और आगे कर देते हैं डिपार्टमेंट लिख के, तो क्या कर देते हैं, वर्क इन प्रोसेस के कॉलम के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट लिख देते हैं, FOH के कॉलम के अंदर, ओवरहेड के कॉलम के अंदर कौन सी अमाउंट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल की, और क्रेडिट में कौन सा है, मटेरियल्स की अमाउंट टोटल लिख देते हैं। तो हमें वो जिस तरीके से जर्नल एंट्री होती है ना, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, FOH अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट, ऐसे नहीं लिखना पड़ता। ये एक ऑलरेडी उसके ऊपर कॉलम्स बने होते हैं, जो भी डेबिट होने हैं ये पेट है कि यही 2 डेबिट होने हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एंट्री के हवाले से बात हो रही है ना। तो चूंकि इसमें स्पेसिफिक एंट्री ही होनी है तो इसलिए इसके डेबिट्स और क्रेडिट क्या है, पहले से डिसाइडेड है, इसलिए हम लोगों ने ऊपर कॉलम में लिख लिए हैं। और हम नीचे क्या करेंगे, बार बार वर्क इन प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा ऊपर लिख लिया और जो भी अमाउंट्स होंगी उसके कॉलम में। इस तरह के जर्नल्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशल जर्नल्स। जी जी, अकाउंटेंट प्रिपेयर, जी 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 जी, दोनों 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 साइड से, वो अलग अलग से ये बनाएगा, ये अलग से बनाएगा। ओके, अब इसी अकाउंट से फिर वो क्या करेगा, लेजर अकाउंट में एंट्री करेगा। लेजर अकाउंट्स भी तो बनाने ना उसने अलग से, तो कितने अकाउंट हैं इसके अंदर, इस एंट्री के अंदर 3, तो यही 3 अकाउंट नीचे भी नजर आ रहे हैं आपको। कौन से, मटीरियल अकाउंट है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है और ओवरहेड अकाउंट है। So in this way we can understand what is the document flow of issuance of material. Issue of material में सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है, मटेरियल रेक्विजिशन। मटेरियल रेक्विजिशन के ऊपर इशू मटेरियल हो जाता है और उसकी एंट्री कहां पे हो जाती है, मटेरियल लेजर कार्ड के अंदर। और वही रेक्विजिशन जब अकाउंट डिपार्टमेंट में जाती है तो वहां पे आप समझ लो कि 4 डॉक्यूमेंट में एंट्री होती है। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होती है जॉब कॉस्ट शीट में, इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होती है किसमें, डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट में, और उसके साथ ही जर्नल के अंदर एंट्री होती है, जो कि जर्नल में जर्नल भी कह सकते हो उसको आप लोग, स्पेशल जर्नल भी हो सकता है वो, ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या ले रही है। नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं वो बड़ी कंपनीज जो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, वो स्पेशल जर्नल बना के चलती हैं, वो जर्नल में एंट्री करेंगे और उस एंट्री की फिर जब पोस्टिंग होगी तो वो किसमें होगी, लेजर अकाउंट्स के अंदर होगी। तो इस तरीके से हमारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी इश्यूएंस ऑफ मटेरियल के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ओके जी, आई होप सो कि आप लोग इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझ के होंगे। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड। अब हम लोग नेक्स्ट अपने स्टेप के ऊपर जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम मटेरियल लेजर कार्ड कैसे बनाते हैं। तो मटेरियल लेजर कार्ड का एक तो फॉर्मेट हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि मटेरियल लेजर कार्ड को हम बनाते किस तरीके से हैं, उसमें कैलकुलेशंस क्या होती हैं, क्या लॉजिक्स लेते हैं, ये तमाम चीजें जो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मटेरियल लेजर कार्ड बनाने से पहले 2 चीजें समझना बहुत जरूरी हैं।
कि हम लोग ये मटेरियल लेजर रिकॉर्ड जिसको कह रहे हैं, ये हम क्यों बनाते हैं और किस सिस्टम के तहत बनाते हैं। जहां पे हम लोग, चूंकि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन की है, इसमें हम लोग इन्वेंट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? इन्वेंट्री को। सो जहां पे इन्वेंट्री होगी वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स भी होंगे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम भी होंगे। जब हम इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो रिकॉर्डिंग सिस्टम आते हैं, हमारे पास दो लॉजिक्स हैं इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम्स के अंदर। पहले सिस्टम को हम कहते हैं जी पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये दो सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। मैं ब्रीफली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं और उनका जो है वो बेसिक्स क्या होती है। ओके, जब हम लोग पीरियोडिक की बात करते हैं तो पीरियोडिक जैसे नाम से ही जाहिर है, वी कैलकुलेट इन्वेंट्री at end of period and don't have chronological record of inventory। जब हम लोग अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन एंड ऑफ पीरियड करें और हमारे पास थ्रू आउट द पीरियड मीन पूरे महीने के अंदर कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना हो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड का, उस सिस्टम को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे कैलकुलेट? या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करते थे। तो हम कहते थे ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम ऐड क्या करते थे? परचेजेस, ये बराबर क्या हो जाता है? अवेलेबल फॉर यूज। अगर मैं मटेरियल्स की बात करता हूं तो फॉर यूज है, और अगर मैं मर्चेंडाइजेस की बात करता हूं तो वो अवेलेबल फॉर सेल है। ओके, और इसमें से मैं लेस करता था, माइनस करता था क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मेरे पास आ जाता था मटेरियल यूज्ड। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट है या ये जो कैलकुलेशन है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इश्यूएंस नहीं होता। तो हम लोग एट द एंड ऑफ पीरियड एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक लेते हैं। हमने कहा जब हम लोगों ने महीना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी, स्टोर में जाके देखा था कि हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है, तो वो हमने नोट कर लिया था। फिर हमने पूरे महीने के दौरान जितनी भी परचेजेस की थी उसकी हमारे पास ट्रांजैक्शंस मौजूद थी, वो भी हमारे पास आ गया। फिर हमने ये कहा अच्छा भाई अब हम देखते हैं महीना खत्म हो गया है, चलो जाके चल के देखते हैं स्टोर में अब कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। तो वो हमने गिन ली, उनका हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और वो हम लोगों ने जब अपने डॉक्यूमेंट में लिखी तो उसने हमें क्या कर दिया? रिजल्ट दे दिया, क्या? मटेरियल यूज्ड का। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है ये कैलकुलेट करना है। ये तो बड़ा झटका सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। शुरू में कितना था, कितना परचेज किया, एंड में जाके गिन लिया, बाकी अंडरस्टूड है, क्या हो गया? यूज हो गया जी। ये ठीक है, आज तक यही यूज करते आए हैं, अभी भी यही यूज हो रहा है, लेकिन इससे भी रिफाइंड सिस्टम आ गया। अब आप 14 तारीख को स्टोर कीपर के पास जाते हो, आप कहते हो बताओ यार कितना माल पड़ा हुआ है, उसने कहा जी ठहरो सर मैं गिन लूं। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन जो दूसरा सिस्टम है परपेचुअल,
वो हर रोज हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है। जब भी इनकमिंग आ रही है वो रिकॉर्ड कर रहा है, जब भी आउटगोइंग जा रही है वो रिकॉर्ड कर रहा है, और उसने उसी वक्त लाइन लगानी है और उसने कैलकुलेट करना है और आपको 1 मिनट में बता देना सर इतने का माल पड़ा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिकली क्या है कि हम पूरा पूरा महीना, पूरा पीरियड कोई रिकॉर्ड नहीं रखते और एंड पे जाके क्या करते हैं, गिन के पीरियोडिक इन्वेंट्री लेते हैं। इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कब करते हैं? पीरियोडिकली, एक पीरियड के बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, क्वार्टर के बाद, साल के बाद, इवन साल के बाद। पूरा साल हमें कोई नहीं पता। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, परचेजेस करते गए, सेल करते गए, लिखते गए। एंड पे हमने कहा अच्छा कितनी चीजें बिक गई हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। उन्होंने कहा जी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, देख लेते हैं एंड पे कितनी चीजें बच गई हुई हैं। अब उनमें से जो बिक गई हैं या चोरी हो गई हैं या जाया हो गई हैं, हमने सारी किसमें डाल देनी है? सोल्ड में, यूज्ड में। इज इट क्लियर? तो ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। लेकिन इससे रिफाइन तरीका क्या है कि हमें एग्जैक्टली हर दिन का पता हो कि हमारा आज तक कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना बाकी बचा हुआ है, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें कौन सा सिस्टम लगाना पड़ेगा? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो आजकल जो जितनी भी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम करने वाली हैं, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है जिन्होंने, वो सारे के सारे जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हैं वो किस सिस्टम के तहत काम करते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डेट वाइज हर रोज का जो भी इनकमिंग ऑफ मटेरियल्स है और आउटगोइंग ऑफ मटेरियल है, इश्यूएंस ऑफ मटेरियल है, उसका प्रॉपर से रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब हम लोग प्रॉपर से रिकॉर्ड करते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या करते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये दो सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बड़ी जरूरी चाहिए। अब चूंकि ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और ज्यादा यूजफुल सिस्टम कौन सा है? क्या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसकी उस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा दो ही चीजें हैं। नंबर 1, हमने मटेरियल यूज्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, CGS। और दूसरी चीज क्या है कि एंड इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है ताकि हम लोग बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर सकें। अब ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर हम पीरियोडिक सिस्टम लगाते हैं तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम एंड पे जाएंगे, जाके गिनेंगे, देखेंगे, उसकी कॉस्टिंग करेंगे, एवेलुएट करेंगे और कहेंगे जी कि एंडिंग इन्वेंट्री इतनी है, और बाकी फिर ये वाली जो एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशंस करके और उससे क्या निकाल लेंगे, मटेरियल यूज्ड कितना आ रहा है या CGS कितनी आ रही है। लेकिन जब हम लोग परपेचुअल सिस्टम लगाते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्या मिल जाता है? मटेरियल यूज्ड भी आ जाता है और मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री अवेलेबल कितनी है वो भी आ जाती है। तो इसलिए हम फोकस इस पे करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे या जो क्वेश्चन करेंगे वो हम किसके तहत करेंगे? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत, और याद रखिएगा मटेरियल लेजर कार्ड बनता ही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत आप मटेरियल लेजर कार्ड नहीं बनाते। दोनों सिस्टम में फर्क ये भी एक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन विच इन्वेंट्री सिस्टम मटेरियल लेजर कार्ड इज प्रिपेयर्ड, तो वो कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल। सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हम मटेरियल लेजर कार्ड प्रिपेयर करते हैं, और जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम लोग मटेरियल लेजर कार्ड बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते। क्लियर है जी? ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है इसके तहत हम मटेरियल लेजर कार्ड कैसे बनाते हैं। मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा और उसको लेके हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। अच्छा, इस प्रॉब्लम से पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि जब हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बनाते हैं या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हम कॉस्ट की कैलकुलेशन, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है जी मटेरियल लेजर कार्ड बनाने का? मटेरियल लेजर कार्ड बनाने का हमने क्या है जी, एक तो हम लोग क्या करें, मटेरियल यूज्ड निकल आए, ये मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड निकल आए, और दूसरा क्या निकले? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाए। अब इसमें याद रखें दोनों के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? कॉस्ट। अब जब हम लोगों ने
परचेजिंग करते हैं, जब हम लोग परचेजिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी जो परचेजिंग होती है वो हर दिन के ऊपर एक रेट पे तो नहीं आती ना। जाहिर है हर एक जगह के ऊपर आज पहली तारीख थी, उस दिन आपने जो परचेज की, सपोज आपने कहा जी वो 10 रुपए पर यूनिट आपने परचेज की। जब आपने एक हफ्ते के बाद परचेजिंग की तो वो 12 रुपए पर यूनिट थी आपकी परचेजिंग। जब आप लोगों ने फिर एक और हफ्ता गुजारा तो फिर वो 11 रुपए पर यूनिट आ गई परचेजिंग। अब हमने ये कहा कि ये 3 तरह के मटेरियल हमारे पास पड़े हुए हैं, या मैं इसके एग्जांपल एक और तरीके से दे देता हूं। एक चावल का ट्रेडर है, उसने चावल मंगवाए, पहली जो उसने ट्रक मंगवाया वो उसका 5,000 का बैग आया, पर बैग कितनी थी 5,000। उसने दुकान में रख दी, ग्राहक आए, उसने सेल करना शुरू कर दिया। जब वो सेल करेगा तो कॉस्ट कितनी आएगी हर एक बैग की, कितनी 5,000, ऐसे ही है कि नहीं। अब उसके बाद उसने क्या किया कि हफ्ते के कुछ उसने बैग बेच दिए, हफ्ते के बाद एक और गाड़ी मंगवा ली, कुछ बैग अभी बाकी पड़े हुए थे। एक और गाड़ी जब मंगवाई तो पर बैग आ गई जी 5,200 की। इस दफा रेट बढ़ गया था, 5,200 आ गया। अब जब वो बेचेगा तो वो कौन सी कॉस्ट लगाएगा, ये वाली या ये वाली। अब या तो ये करे कि भाई ये वाले बैग अलहदा से एक कोने में लगा दे और दूसरे वाले बैग अलहदा से कोने में लगा दे, और फिर वो पूछे भाई कौन सा बैग तुमने दिया, उसने कहा ये वाला, या वो कौन सा बैग दिया, उसने कहा जी ये वाला। अब क्वालिटी तो एक जैसी है। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन या तो फिर हम स्टोर में करें, लेकिन स्टोर में हम सेग्रीगेशन ऐसे कर नहीं सकते। स्टोर कीपर को कौन सा पता है कि भाई ये बैग कितने का आया हुआ है, या अकाउंटेंट ने तो नहीं वहां पे जाके देखना कि कौन सा बैग कहाँ पे आया हुआ है। इसलिए फिजिकली जो चीजें पड़ी हुई हैं वो जहां से मर्जी उठा के देते थे। एक और एक दुकान थी उसकी, उसने जो 5,000 वाले बैग थे वो पीछे लगाए हुए थे, नई गाड़ी आई आगे लग गई। अब जब वो बैग देगा तो उठा के बैग तो दे देगा अगले वाला। अब वो कॉस्ट कौन सी लगाए, जो उसने बैग बेचा है उसने कहा जी मैंने उससे प्रॉफिट कितना कमाया है। सपोज उसने कहा जी बैग बेच रहा है वो 6,500 रुपए का। अब बताओ कि बैग में से उसने कितना कमाया है। अगर ये लगाता है तो कितना कमाया है 1,500 रुपया, और अगर ये लगाता है तो कितना कमाया है 1,300 रुपया। अब कॉस्ट क्या लगाए वो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना मसला बन गया ना। कॉस्ट क्या लगाए वो, उसके लिए अकाउंट्स हमें क्या करता है, या अकाउंटिंग हमें क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फ्लो अजम्पशन होती है। लेकिन वो बेचारा क्या करे, इतना माल आता है, मुख्तलिफ ड्यूरेशन में आता है, मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर आता है, और वो बेचारा जो है वो अब उसको कैलकुलेट करेगा या वो लिखेगा तो फिर उसके लिए बड़े मुश्किल बन जाएगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। तभी तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी ना कि कौन सी लॉट कितने की आई हुई है, क्या उसकी कॉस्ट है। अब इशू क्या है कि हम लोगों ने जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगानी है या मटेरियल इशूड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम किसको लें, इसको लें या इसको लें। इसके लिए फिर हमें फैसला करना पड़ेगा, कंपनी को फैसला करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कॉस्ट फ्लो अजम्पशन लेनी है। अजम्पशन मीन अपने पास से आपने सोच लिया, अज्यूम कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया भाई आप ऐसे करोगे, आप ऐसे सोच रहे हो, आप ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सी 3 किस्म की कॉस्ट फ्लो अजम्पशन जो है वो चलती हैं जिनको यूज करके हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। किस चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बैग की कि भाई मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लगाऊं, 5,000 लगाऊं तो 5,200 लगाऊं, दोनों यूज करेंगे। दोनों किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट तो है ना, उसकी कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। चीजें पहले बन के स्टोर में चली गई हैं, वो पीछे पड़ी हुई हैं, नई चीजें बन के आगे लग गई हैं। तो अब बताएं पहले वाले की कॉस्ट है वो 10 रुपए पड़ी थी, दूसरे वाले की 11 रुपए पड़ी थी। बताओ या मैंने बेचनी है कॉस्ट में क्या गिनूं, 10 गिनूं कि 11 गिनूं। मेरे लिए मसला बन गया ना। उस मसले का हल क्या है, हम कॉस्ट फ्लो मेथड अडॉप्ट करते हैं, कॉस्ट फ्लो मेथड लगाते हैं। तो 4 तरह के कॉस्ट फ्लो मेथड होते हैं, 4 तरह के कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज मैंने वीडियोस मैंने 3 बताई हैं,
वीडियोस में मैंने 3 बताए इसलिए आप हैरान हो रहे, चौथा केड़ा है? ओके, एनी हो, नंबर 1 इज FIFO, number 2 is LIFO, and number 3 is weighted average. This is not simple average. ये सिंपल एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है, ठीक है ना। ये क्यों वेटेड एवरेज है, जब मैं इसको समझाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। और चौथा बेटे होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि यार एक बंदे को स्पेशल, उसने कह दिया जी कि हमें ये वाली चीज इस क्वालिटी की चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने मटेरियल स्पेशल मंगवाया और उसको हम लोगों ने अलहदा करके रख दिया। जब उस बंदे का माल बनेगा तो फिर कौन सा मटेरियल इशू होगा? सिर्फ वही वाला होगा। ये क्लियर? तो हमने कहा जी इसके लिए, इस लॉट के लिए क्या करना है? स्पेशल आइडेंटिफाई की हुई चीजें लगानी है, इसको हम कहते हैं स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड। गॉट इट जी? तो उसके लिए फिर हमें FIFO भी नहीं लगाना, LIFO भी नहीं लगाना, फिर हम देखेंगे अच्छा वो कितने की आई थी चीजें, सिर्फ उसकी कॉस्ट लगाएंगे। गॉट इट जी? समझ गए? बड़ा सिंपल है, ये भी कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो इसके नॉर्मली चलने वाले जो मेथड होते हैं वो यही 3 होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? ये कॉस्ट फ्लो मेथड्स हैं, ये कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस हैं। अब मैं अपनी पिछले वाली स्लाइड पे जाता हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं FIFO मेथड लगा के कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो फिर CGS क्या आएगी बैग की? 5000। और अगर मैं कहूं नहीं LIFO मेथड करूंगा तो फिर 5200। और अगर मैं कहूं नहीं मैं NA एवरेज करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? इसके जितने बैग थे मल्टीप्लाई बाय, सपोज 10 बैग पड़े हुए थे, इसका टोटल कर लूंगा। फिर मैंने कहा इसके 20 बैग पड़े हुए थे, इसका टोटल कर लूंगा। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स करूंगा तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ बैग्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको वेटेड एवरेज फार्मूला के साथ किया ना। जैसे आप लोग स्टैट्स में आप लोग एवरेज निकालते हो ना, कौन सा वाला है? जो मीन निकालते हो आप लोग, मीन इज इक्वल टू क्या होता है मीन का फॉर्मूला? fx डिवाइडेड बाय समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f, ये वही वाला फॉर्मूला है। दैट इज द बेसिकली वेटेड एवरेज। जब आप इसको वेट देके, वेट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वेट यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। और अमाउंट निकालते हो तो फिर जब हम लोग इसको करेंगे तो फिर आपको मजीद क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा। सो याद रखिएगा, जब भी हम लोग मटेरियल लेजर कार्ड बनाते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी अकाउंटिंग करती है और कॉस्ट की कैलकुलेशन करती है तो उसके बिहाइंड के ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट अजम्पशन लेके चलती है, उसके बगैर वो काम कर ही नहीं सकती। क्योंकि प्राइसेस कभी भी सेम नहीं होती है, कभी भी परचेज प्राइस एक नहीं होती है, वेरिएशंस आती जाती हैं। अब हमने जब कॉस्ट इशू करनी है, ये कॉस्ट, बिकॉज सबसे पहले हम क्या लेते हो? मटेरियल कॉस्ट। ये कहां जाती है? वर्क इन प्रोसेस में। तो मैंने कितनी कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को चार्ज करनी है, कितना मैंने मटेरियल उसमें लिखना है इशूड के अंदर? क्या लिखूं? 5200 लिखूं कि 5000 लिखूं? नहीं ना पता। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे कोई ना कोई अजम्पशन लेना पड़ेगी, कोई ना कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और ये कौन से 4 मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की? कौन कौन से हैं? FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है।